बूढ़ी दामिनी अपनी 20 साल की पोती अनीता के साथ अपने छोटे से घर में बैठी रो रही थी। हे भगवान, पता नहीं राकेश को क्या हो गया है। वो क्यों दिन रात शराब पीता जा रहा है। ना उसका काम में मन लग रहा है और ना वो अपने परिवार के ऊपर ध्यान दे रहा है। दादी, जब से माँ की मौत हुई है तब से पिताजी पूरी तरह से टूट चुके हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वो जीवन में एकदम अकेले हो चुके हैं। उतने में राकेश नशे में धुत घर में आता है। अनीता, अनीता, खाना ला मेरे लिए। पिताजी, क्या हो गया आपको? क्यों आप हर समय शराब पी रहे हैं? शराब पीना अच्छी बात नहीं है पिताजी, ये जानलेवा बीमारी है। आपको मेरी और दादी माँ की परवाह नहीं है क्या? आप जितना कमाते हैं उतने पैसों की आप रोज शराब पी जाते हैं। यहाँ दादी माँ और मुझे भूखे रहकर अपना जीवन बिताना पड़ रहा है। आखिर कब तक ऐसे चलेगा पिताजी? घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। आप माँ की मौत के गम से बाहर आइए पिताजी, हम भी आपके जीवन का हिस्सा हैं। अगर आपको भी कुछ हो गया तो दादी माँ और मैं किसके सहारे जिएंगे? हाँ राकेश बेटा, हम तो तेरे सहारे ही अपना जीवन बिता रहे हैं। अपने लिए ना सही पर हमारे लिए तो अपनी ये आदत छोड़ दे और अपने इस गम से बाहर निकलकर अपनी जिम्मेदारियों को समझ बेटा। तेरी बेटी जवान होने को आई है, कल को इसकी शादी भी तो करवानी है। अगर तेरा यही हाल रहा तो कौन अनीता बिटिया से शादी करेगा? दामिनी और अनीता की बातें सुनकर राकेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राकेश पिछले 6 महीने से लगातार शराब पीता रहा था और उसकी वजह थी उसकी पत्नी की मौत। राकेश अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता था, इसीलिए अपने गम को छुपाने के लिए राकेश ने शराब जैसी बुरी आदत को गले से लगा लिया था। राकेश जितना भी कमाता था उतने पैसों की वो शराब पी जाता था और इसी कारण दामिनी अनीता को कई दिन भूखे भी रहना पड़ता था। मैं वचन देता हूँ माँ कि मैं आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। अब से मैं ईमानदारी से काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा और अपनी बिटिया की शादी एक अच्छे घर में बड़ी धूमधाम से करवाऊंगा। ये सुनकर दामिनी और अनीता की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। अगले दिन सवेरे राकेश जैसे ही अपने काम के लिए घर से जाने लगता है तभी उसके पेट में जोरदार दर्द होता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। ये देखकर अनीता, दामिनी राकेश को पास वाले हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जहाँ पर डॉक्टर राकेश का चेकअप करते हैं। थोड़े समय बाद, डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे बेटे राकेश को? वो अचानक से बेहोश कैसे हो गया? देखिए, आपके बेटे के दोनों लीवर और दोनों किडनियां शराब पीने की वजह से पूरी तरह से खराब हो गई हैं। राकेश का बचना नामुमकिन है। ये बात सुनकर अनीता और दामिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या? डॉक्टर साहब, आप तो एक डॉक्टर है ना? आपका तो काम ही है लोगों की जिंदगी बचाना। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पिताजी की जान बचा लीजिए डॉक्टर साहब। मेरे पिताजी के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। दामिनी और अनीता दोनों डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं। देखिए, हमारे बस में जितना होगा हम उतनी कोशिश करेंगे। आप 2 लाख रुपए की व्यवस्था कीजिए, हम उनका ऑपरेशन शुरू करते हैं। अनीता और दामिनी अपने घर आते हैं और दामिनी अपना घर, अपना सामान सब कुछ बेच देती है। फिर भी ले देकर उसके पास 1 लाख रुपए ही जमा हो पाते हैं। दोनों वो पैसे डॉक्टर को लाकर दे देते हैं, जिसमें मेडिकल आ जाता है। पर एक दिन बाद ही राकेश की मौत हो जाती है, जिसके बाद दामिनी और अनीता पूरी तरह से टूट चुके थे, क्योंकि उनके जीवन से अब सबसे बड़ा सहारा जो चला गया था। जैसे तैसे 2 दिन बीत जाते हैं। अनीता और दामिनी रास्ते पर फुटपाथ पर रहने लगे, क्योंकि उनका घर अब उनके हाथों से चला गया था। एक दिन सवेरे, दादी, आखिर कब तक हम ऐसे भूखे रहेंगे? मैं एक काम करती हूँ, मैं गांव में भीख मांगकर पैसे जमा करती हूँ। कम से कम हमें 2 समय का खाना तो नसीब होगा। हाँ अनीता बेटा, अब तो वही एक रास्ता बचा है। चल, मैं भी तेरे साथ रास्ते पर भीख मांगती हूँ। दोनों दादी पोती मिलकर गांव में भीख मांगने लगते हैं। फटे हुए कपड़े और बुरा हाल देखकर गांव वाले भी उन्हें भीख में पैसे देने लगे। ऐसे ही करते करते कुछ दिन और बीत जाते हैं। दोनों रोज सवेरे गांव में भीख मांगने निकल जाते थे और रात को सड़क पर ही सो जाते थे और भीख मांगे हुए पैसों से एक होटल में जाकर 2 समय का खाना खाते थे।
एक दिन सवेरे अनीता गांव में भीख मांगने आती है। तभी अनीता एक बलराम नाम के अमीर आदमी के घर के बाहर आती है, जहां पर एक बोर्ड पर लिखा था, यहाँ सफाई का काम करने वाले की जरूरत है। ये पढ़कर अनीता बलराम के घर में जाती है और बलराम को रो रो कर अपनी सारी समस्या बताती है। ठीक बेटा अनीता, मैं तुम्हें अपने घर में सफाई का काम देता हूँ। तुम्हारे जीवन के दुख सुनकर मेरी आंखें भर आई। तुम अपनी बुढ़ी दादी को लेकर फुटपाथ पर मत रहो। यहीं पास में मेरा एक छोटा सा घर है जो बरसों से खाली पड़ा है। ये लो उसकी चाबी और आज से अपनी दादी के साथ उसी घर में रहो। मैं तुम्हारे घर में कुछ महीनों का राशन भी भर देता हूँ। मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझ गरीब के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। अनीता बेटा, इसमें धन्यवाद कैसा? आखिर एक इंसान ही तो एक इंसान के काम आता है। उसके बाद अनीता दामिनी को लेकर बलराम के पास आती है। बलराम दोनों को अपने उस खाली छोटे से घर में ले आता है और उन्हें राशन और घर देकर अपने घर चला जाता है। दामिनी और अनीता दोनों बलराम के उस घर में रहने लगे। अनीता सवेरे से शाम तक रोज बलराम के घर जाकर सफाई और खाना बनाने का काम करने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन दामिनी अपने घर में कैरी का अचार बना रही थी। अरे वाह दादी, आपके अचार से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरे अनीता बिटिया, तुझे पता है ना, तेरे दादाजी और मैं मिलकर पहले अपने हाथों से अचार बनाते थे और इसे गांव में बेचते थे। हमारा अचार का ये कारोबार बहुत चलता था। मैं बहुत ही अच्छा अचार बनाती हूँ। सबको मेरे हाथों का अचार बहुत पसंद आता था। पर जब से तेरे दादाजी की मौत हुई थी, तब से मैंने अचार बनाना ही बंद कर दिया था। तभी अनीता दामिनी के हाथ का वो अचार खाती है। वाह दादी, ये अचार तो सच में बड़ा ही स्वादिष्ट है। आहा, मजा आ गया। अगले दिन अनीता थोड़ा अचार लेकर बलराम के घर आती है। बलराम जैसे ही वो अचार खाता है, उसके तो होश उड़ जाते हैं। अनीता बेटा, इतना स्वादिष्ट अचार कहाँ से लाई तुम? ये अचार तो सच में लाजवाब है। ये मेरी दादी माँ ने बनाया है। अजी सुनिए, इतना स्वादिष्ट अचार तो गांव में बहुत बिकेगा। हम अपनी दुकान में ये अचार भी बेचते हैं ना, ये कारोबार तो बहुत चलेगा हमारा। हाँ कोमल, बात तो सही है। अनीता बेटा, तुम्हारी दादी हमारे लिए अचार बनाएंगे। हम तुम्हें अचार बनाने का सारा सामान लाकर देंगे। बस तुम्हें अचार हमें बनाकर लाकर देना होगा। रोज का 100 किलो अचार लगेगा हमें और हम तुम्हें इसके पैसे भी देंगे। ये सुनकर अनीता बहुत खुश हो जाती है। हाँ हाँ जरूर। उसके बाद बलराम अनीता को सारा अचार बनाने का सामान लाकर देता है। वो सामान लेकर अनीता अपने घर चली आती है और अपनी दादी को सारी बात बताकर दादी के साथ अचार बनाना शुरू कर देती है। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। अनीता रोज बलराम के घर में सफाई का काम करने लगी और रात को दामिनी और अनीता दोनों मिलकर अचार बनाने लगे। इसी तरह अनीता भी दामिनी की तरह अचार बनाना सीख चुकी थी। धीरे धीरे बलराम का भी अचार का कारोबार अच्छा चलने लगा और अनीता दामिनी को अच्छे खासे पैसे भी मिलने लगे। अब उन्हें दूसरे लोगों के भी अचार के ऑर्डर मिलने लगे। एक दिन शाम में, हाजी सुनिए, ये अनीता बिटिया कितनी समझदार और खूबसूरत है। बेचारी के सर से माता पिता का साया भी हट चुका है। मैं क्या कह रही थी, इस अनीता की शादी अपने रमेश से करवा देते हैं ना। अरे कोमल, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी कब से यही सोच रहा था। चलो हम दोनों अनीता से ये बात करते हैं। दोनों अनीता और दामिनी के पास आते हैं और दामिनी से अनीता रमेश के रिश्ते की बात करते हैं, जिसके बाद अनीता दामिनी दोनों इस बात के लिए हाँ कह देते हैं और 2 दिन बाद ही बड़ी धूमधाम से अनीता रमेश की शादी हो जाती है। उसके बाद रमेश और अनीता दोनों मिलकर साथ में अचार का कारोबार करने लगे और बलराम दामिनी को अपने बड़े से घर में लेकर चला जाता है। किसी ने सच ही कहा है, जीवन में कामयाबी हासिल करना हो तो पहले कठिन रास्तों पर से ही गुजरना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसी ही मजेदार अगली नई कहानी में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें और लोगों की मदद करते